आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 को। यहाँ पर बोल रहा कि एक धातु की खुली बाल्टी एक शंकु के छिन्नक के रूप में है। जैसे हमारे पास एक धातु की खुली एक बाल्टी है जो कि शंकु के छिन्नक के रूप में है, जो उसी धातु के एक खोखले बेलनाकार आधार पर जड़ी हुई है। ये जो बाल्टी है ना, एक खोखला बेलनाकार हमारे पास आधार है, उससे जुड़ी हुई है ना। बाल्टी के दोनों वृत्तीय सिरों के व्यास 45 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। बाल्टी के जो वृत्तीय जो सिरे हैं ना दोनों, उसका व्यास क्या है, यहाँ पर 45 सेंटीमीटर है और इसका जो व्यास है वो क्या है, 25 सेंटीमीटर का है। बाल्टी की कुल उदग्र ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है। जो बाल्टी की कुल ऊंचाई जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, पूरा जितना बड़ा ये बाल्टी आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिख रहा होगा ना, इसकी जो कुल ऊंचाई है वो 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ से मैंने दिखाया भी हुआ है, पूरा 40 सेंटीमीटर क्यों हो गया। ठीक है, एवं बेलनाकार आधार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। देखिए, बेलनाकार जो आधार है ना, जैसे यहाँ पर आपको बेलनाकार एक आधार दिख रहा होगा, इसका जो ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर का है। बाल्टी बनाने में लगी धातु के चदरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, बाल्टी में अटने वाले पानी का आयतन भी निकालना है हमको। पाई बराबर दिया हुआ है मान 22/7, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होगा, यानी कि 1 लीटर होगा। देखिए, दो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि धातु के चदरे का क्षेत्रफल फाइंड कीजिए और बाल्टी में अटने वाले पानी का आयतन भी निकाले, है ना। लगभग क्वेश्चन को मैंने समझा दिया। थोड़ा फिगर को समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, पूरा जो ऊंचाई है ना, यानी कि पूरा जो उदग्र ऊंचाई है वो 40 सेंटीमीटर का है। यहाँ से लेकर के यानी कि बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर का है। तो जो छिन्नक की कुल ऊंचाई होगी, वो छिन्नकार जो भाग है ना, छिन्नक के आकार का जो भाग है, उसका जो ऊंचाई होगा वो क्या करेंगे, यहाँ से आता 40 है और ये पूरा क्या हो गया, 6 हो गया यहाँ से आता। तो हम लोग घटा लेंगे 40 में से, तो क्या होगा, 40 में से 6 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 34 आ जाएगा। देखिए, पूरा जो ऊंचाई था ना, इसको H1 नाम दे दिए थे। यहाँ पर अगर छिन्नक का ऊंचाई निकालेंगे हम लोग, क्या करेंगे, छिन्नक का ऊंचाई अगर निकालेंगे तो ये H2 नाम दे देंगे ऐसे करके, ठीक है ना। और घटा लेंगे तो हमारे पास 34 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका जो ऊंचाई था वो 6 सेंटीमीटर था, इसको H3 नाम दे दिया गया है। समझ गए। इसका जो व्यास है इसको D1 नाम दिया गया है, इसका जो व्यास है वो D2 नाम दिया गया है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसका यानी कि बेलन ये है ना, तो इसका जितना व्यास होगा उतना ही बड़ा इसका उतना ही बड़ा इसका भी व्यास होगा। दोनों का व्यास क्या हो जाएगा, बराबर होगा। इसका जो व्यास है वो D1 बोला गया है और इसका जो त्रिज्या है वो R1 बोला गया है। इसका जो व्यास है वो D2 बोला गया है, इसका जो त्रिज्या है वो R2 बोला गया है। ठीक है, और आपको तो त्रिज्या निकालने आता होगा। त्रिज्या हमने निकाला हुआ यहाँ पर 45/में, तो व्यास जबकि 45 दिया हुआ है। यहाँ पर जो त्रिज्या है ये कैसे आ जाएगा, यानी कि व्यास 25 दिया होता तो 25/2 त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम निकालते हैं बाल्टी में लगे धातु का कुल क्षेत्रफल। ठीक है ना, धातु के चदरे का क्षेत्रफल फाइंड करना हमको। देखिए, हम लोग कैसे निकालेंगे इसमें इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यानी कि धातु के चदरे का क्षेत्रफल कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिएगा मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले जो बाल्टी है ऊपर जो छिन्नक के आकार का है ना, उसका वक्र पृष्ठ निकालेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो आकर के पानी यहाँ पर रुकेगा, इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे। ये कैसा है, यानी कि वृत्ताकार है। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस वृत्त का क्षेत्रफल और जो बेलनाकार भाग है ना, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, इस तीनों को हम लोग जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि धातु के चदरे का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं हम आगे, कैसे कैसे क्या क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले छिन्नक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई ब्रैकेट में R1 + R2 ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और गुणा यहाँ पर L हो जाएगा। ठीक है, और जो आधार का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, πr²। यहाँ पर जो त्रिज्या है वो R2 है, तो थोड़ा ध्यान देंगे आप, यहाँ पर R2 रख करके यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस जो बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, ये वो होगा आपके पास 2πrh हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तीनों में पाई दिख रहा तो पाई हम लोग कॉमन कर लेंगे। हमारे पास क्या बचेगा, R1 + R2 ब्रैकेट में, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और यहाँ पर L है तो L का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, h² + R1 - R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पर पाई अगर कॉमन हो चुका है तो यहाँ पर R2 का स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर पाई कॉमन अगर हो जाएगा तो 2R2H3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। जैसे पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। R1 का जो मान दिया हुआ है देख सकते हैं आप यहाँ पर 45/2,
है ना। हालांकि मैंने इसके ठीक पहले जो है ना थोड़ा सा अच्छा से लेकर के सजा करके मैंने यहाँ पर दिखाया भी हुआ कि दोनों वृत्तीय सिरों का व्यास जो है ना 45 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। जो त्रिज्या जो हो जाएगा वो 45/2 हो जाएगा, और ये त्रिज्या क्या होगा यानी कि 25/2 हो जाएगा। R1 हमारे पास 45/2, R2 जो हमारे पास है 25/2 हो गया। तो हम लोग R1 और R2 की जगह पर यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर जो H2 का हमारे पास मान है, देख लीजिए H2 का मान कितना है, 34 है। 34 रख लेंगे, 34 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा R1 माइनस R2 क्या हो जाएगा, जो हमारे पास R1 का मान है 45/2 है और R2 का मान हमारे पास 25/2 है। दोनों घटा लेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो R2 का मान है कितना है 25/2, इसका स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पर, है ना, स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2R2H3। 2R2 का वैल्यू कितना है 25/2 और H3 कितना हमारे पास यानी कि 6 है हमारे पास। इसको कैंसिल करा देंगे। देखिए इसको और भी सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 22/7 इसको दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 45 प्लस 25/2 हो जाएगा। इसको हम लोग अंडर रूट को अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पर 34 का स्क्वायर 1156 हो जाएगा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 45 माइनस 25/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 25 का स्क्वायर कितना होगा 6, तो 25/4 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 25 से कितना होता है 150 होता है। यहाँ पर और भी तोड़ेंगे 22/7 हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ देंगे तो 45 प्लस 25 क्या होता है 70/2। कटा भी लेंगे 35 बार में कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट कर देंगे 1156 यहाँ पर हो जाएगा, प्लस इसको घटा लेंगे हमारे पास 20 आ जाएगा, 20/2 इसको घटाएंगे 10 हमारे पास आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर लेंगे। प्लस इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, भिन्न पर का जोड़ जैसे बनता है वैसे बनाते हैं। जैसे यहाँ पर इसका यहाँ पर नीचे 4 है, यहाँ पर नीचे 1 है, दोनों का लसा ले लेंगे इतना आ जाएगा। इसको और भी सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 625 प्लस 600 हो जाएगा। ठीक है, कटाने के बाद यहाँ 35 आया हुआ है, 22/7 तो यहाँ पर रख दिए, 35 यहाँ पर रख लेंगे गुड़ा। इसको अंडर रूट में लिखे हैं तो यहाँ पर 1156 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, प्लस इसको दोनों को जोड़ लेंगे 1225/4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर 22/7 हो गया, यहाँ पर 35 हो गया, और यहाँ पर जो इसको हम लोग जोड़ेंगे अंडर रूट में आ जाएगा 1256 प्लस इसको हम लोग पॉइंट में डालते हैं तो 306.25 आ जाएगा। इसको 22/7 को ऐसे लिख देंगे, 35 लिख देंगे यहाँ पर गुड़ा 1256 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है यानी कि 35.44 होता है, प्लस हो जाएगा 306.25 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको दोनों गुणा करेंगे हमारे पास इतना आ जाएगा, 22/7 यहाँ पर रख लेंगे, प्लस 306.25 हो जाएगा। यहाँ पर दोनों को जोड़ लेंगे हमारे पास आ जाएगा 1546.65 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 22/7, 7 से घटाएंगे इसको तो हमारे पास आ जाएगा 220.95, दोनों गुणा कर लेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा यानी कि 4860.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए आपको क्या करना है, मैंने अभी आयतन नहीं निकाला हुआ है, इसके बाद मैं आयतन बता दूंगा। देखिए आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को कम से कम आप घर पर बैठ करके 3 बार, ठीक है, ईमानदारी पूर्वक बैठ करके बिना देखे हुए बनाने की कोशिश करें। ठीक है, सब कुछ जैसे यहाँ पर रूट निकाला गया है ना, यहाँ पर रूट निकाला गया है, यहाँ पर ऐसे करके आ गया, तो आपको भी क्या करना चाहिए, बिल्कुल सब कुछ एक एक करके समझ करके बनाना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका जो मैथ है वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है ना, मजबूत हो जाएगा आपका। ठीक है ना, मैथ। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग बाल्टी में अटने वाले पानी का आयतन। ठीक है, देखिए जो आयतन का फॉर्मूला होता है यहाँ पर लिखा गया है 1/3 पाई एच R1² प्लस R2² प्लस R1 इंटू R2। यहाँ पर H जो है ना ये H2 हो जाएगा, यहाँ जो ऊंचाई है पूरा इसका H2 दिया हुआ है, जो पानी आ पाएगा यहाँ पर नहीं आ पाएगा तो आपका यहीं पर आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस छिन्न का आयतन निकालेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग वैल्यू को अप्लाई करते हैं यहाँ पर, जैसे 1/3 यहाँ पर हो जाएगा, पाई का जो मान है 22/7 हो जाएगा, H2 का मान जो है हमारे पास 34 है, यहाँ पर 34 रख लेंगे। R1 का जो मान है हमारे पास 45/2 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे। R2 का जो मान है 25/2 का होल स्क्वायर कर लेंगे, प्लस R1 इंटू R2 यहाँ पर 45/2 गुणे 25/2 हो जाएगा। इसको हम लोग और भी सॉल्व करते हैं, ये जितना है इतना लिख दिए, इसको स्क्वायर करेंगे हमारे पास 20 तो 25/4 आ जाएगा, प्लस 25/2 इसका 6 तो 25/4 आ जाएगा, प्लस इसको दोनों गुणा करेंगे हमारे पास 1125/4 आ जाएगा। इसको लसा निकाल देंगे हमारे पास 4 आ जाएगा, 20 तो 25 प्लस 6 तो 25 प्लस 1125 हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम लोग छोड़ देंगे, यहीं पर इसको तीनों को जोड़ देंगे हमारे पास कितना आ जाएगा यानी कि 3775/4 आ जाएगा। इसको ऐसे करके छोड़ देंगे। देखिए 2 दूनी का 4 कैंसिल हो जाएगा, 11 दूनी का 22, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 17 दूनी का 34, यहाँ पर 11 गुणे 17 गुणे और 3775 तीनों गुणा करते हैं तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पर इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 7,05,925 बटे में कितना हो जाएगा 7 21
दोनों को हम लोग भाग लगाते हैं तो 33,615.476 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। हमको फाइंड करना है कि जो इसका आयतन है वो लीटर में आना चाहिए, ठीक है। देखिए तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब यार बराबर कितना होता है, 1 लीटर होता है। यहाँ पर दिया गया है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 1/1000 लीटर हो जाएगा। हमारे पास कितना सेंटीमीटर क्यूब है, कितना सेंटीमीटर क्यूब है, तो हम लोग क्या करेंगे 1/1000 से गुणा कर लेंगे इसमें। तो गुणा करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 33.615476, ठीक है। हम चाहे तो ऐसे भी करके लिख सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है ना। तो 33.62 लीटर ये आ जाएगा हमारे पास आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए अब समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि किसी शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो शंकु है हमारे पास, ये वाला बड़ा वाला, इसकी जो कुल ऊंचाई है वो 30 सेंटीमीटर की है। आधार के समांतर, आधार जो है ना ये वाला आधार, आधार के समांतर तल के द्वारा उसके एक छोटा शंकु काटा गया, यानी कि बिल्कुल इस तल के समांतर जो है ना छोटा एक शंकु काट लिया गया है। ये आप देख सकते हैं ये छोटा वाला शंकु काट करके इसमें निकाला जा रहा है। यदि इसका आयतन यानी कि इसका आयतन दिए गए शंकु के आयतन के 1/27 भाग है, यानी कि पूरा शंकु का ये वाला जो छोटा शंकु है वो 1/27 भाग है। तो आधार के कितनी दूरी पर, दूरी ऊपर से परिच्छेद काटा गया, यानी कि ये जो शंकु काटा गया है ये आधार से कितना ऊंचाई पर काटा गया है। लगभग मैं क्वेश्चन को आपको समझा पा रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और भी, इस फिगर को ढंग से समझते हैं। जो कुल ऊंचाई है वो 30 सेंटीमीटर का है, तो ये H1 हमने कर दिया, ठीक है। इस छोटे वाले शंकु का जो ऊंचाई होगा वो H2 के नाम से दे दिया गया है, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग त्रिज्या को देंगे, यहाँ पर नाम दे देंगे R1 और यहाँ पर दे देंगे R2, ठीक है। अब देखिए हमको यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई निकालना है, तो एक काम करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप त्रिभुज चैप्टर को पढ़ कर आए हैं 10th क्लास का तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। और अगर नहीं पढ़े हैं तो क्वेश्चन को आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। देखिए तो मैं समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ, हालांकि पूरा लंबा चौड़ा कहानी है उसमें हम लोग ज़्यादा नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना। तो जब मैं चैप्टर त्रिभुज पढ़ाऊँगा उसमें मैं बताऊँगा अच्छे से, ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन को। देखिए मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है, तो उसके जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। और उसके दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। मैंने क्या क्या बोला, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो दोनों त्रिभुजों के कोण बराबर होते हैं तथा दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है ना वो बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं पहले सबसे पहले ये बड़े वाले शंकु में आऊँगा और इसके बाद छोटे वाले शंकु में, बल्कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये बड़े वाले त्रिभुज जो दिख रहा है आपको ना ABC, बड़े वाले शंकु में यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया गया है। इस त्रिभुज की बात करेंगे, फिर इसके बाद छोटे त्रिभुज की बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMN में, ठीक है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास समरूप करने के नियम जो है उसको लगाएंगे, ठीक है ना। देखिए तो मैंने यहाँ पर एंगल समरूपता दिखाया हुआ है, देखिएगा। तो सबसे पहले बड़ा त्रिभुज में आएंगे तो ये वाला एंगल जो है बड़े त्रिभुज में, छोटे वाले त्रिभुज में भी यही एंगल मिल रहा। जैसे यहाँ पर आप बड़े त्रिभुज को देखिएगा तो ये वाला एंगल, और छोटे वाले त्रिभुज को भी देखें तो यही वाला एंगल, दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। कॉमन मतलब क्या, यानी कोवैलेंट, यानी कि मिलता जुलता, ठीक है। ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा, इसका नाम दे देंगे BAC यहाँ पर एंगल, और बराबर क्या हो जाएगा एंगल MAN, यानी कि कोण MAN हो जाएगा, कोवैलेंट हो जाएगा ये दोनों। फिर क्या करेंगे, ये जो त्रिभुज है हमारे पास ये बड़ा वाला, यहाँ पर जो एंगल होगा 90 डिग्री का होगा, और यहाँ पर ये दोनों समांतर है ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका नाम दे देंगे एक कोण ABC, और इसका नाम देंगे कोण AMN, ठीक है। ये 90 डिग्री प्रत्येक हो गया।
दोनों त्रिभुज समरूप हो गए कैसे? तो एंगल एंगल समरूपता से, ठीक है ना, समरूप का ये चिन्ह होता है, ठीक है। अब देखिए, जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो मैंने बताया कि दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का, दोनों त्रिभुजों के जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा वो बराबर होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब दोनों त्रिभुजों को देखूंगा और उसके संगत भुजाओं के अनुपात को इक्वल कर दूंगा, ठीक है। देखिएगा, जैसे यहाँ पर बड़े वाले त्रिभुज में ये वाला जो है ना ए बी, छोटे वाले त्रिभुज के संगत भुजा के कौन सा होगा, यानी कि एम हो जाएगा, तो ए बी बटे में एम हो गया। और यहाँ पर बड़े त्रिभुज के ये वाला जो बी सी हो, छोटे वाले त्रिभुज इसके संगत कौन सा होगा, यानी कि एम एन हो जाएगा, तो बी सी बटे में क्या हो गया, एम एन हो गया। ए बी को हम लोग बोल सकते हैं, ए बी जो है ना इसको बोल सकते हैं हम लोग एच यहाँ पर 1 बोल देंगे, तो यहाँ पर H1 हो गया। और यहाँ पर जो छोटे वाले त्रिभुज का जो ऊंचाई है वो H2 है, H2 कर देंगे। BC का मान, BC हमारे पास क्या है, BC हमारे पास R1 है, R1 रख देंगे। MN क्या है हमारे पास, R2 है, R2 रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर समीकरण पहला हो जाएगा। अब देखिए, छोटे वाले शंकु का जो आयतन है ना, मैंने यहाँ पर लिख दिया, छोटे वाले शंकु का आयतन बराबर किसके होगा, यानी कि 1/27 बड़े शंकु के आयतन के बराबर होगा, ठीक है ना। 1/27 जो बड़ा शंकु का आयतन है उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, 1/27 भाग हो जाएगा। अब देखिएगा, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं जो छोटा शंकु का आयतन होगा उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। शंकु का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, याद होना चाहिए आपको। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि R2 हमारे पास है, यहाँ पर जो त्रिज्या है इसका R2 हो गया, और H2 हो जाएगा क्योंकि ऊंचाई हमारे पास यहाँ पर है H2। यहाँ पर 1/27 हो जाएगा। बड़े शंकु का आयतन क्या होगा, देखिए 1/3 पाई और R1 हमारे पास हो जाएगा ये वाला, और H1 हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि पूरा जो ऊंचाई है इसका H1 है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 नीचे घटा लेंगे। यहाँ पर R2 का स्क्वायर हो गया, H2 हो गया, यहाँ पर इक्वल टू क्या हो गया, 1/27, यहाँ पर R1 का स्क्वायर, और यहाँ पर H1 का जो मान दिया गया है वो 30 दिया गया है, ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर 30 है। तो 3 से कटेंगे, 3 और 27, 3 या 30 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, ये H2 को यहाँ पर दिया गया है। देखिए ऊपर हमारे पास 10 बचा हुआ है, नीचे 9 बचा हुआ है। तो अगर हम लोग बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा और 10 जो होगा वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर H2 को H2 छोड़ देंगे। यहाँ पर R1 का यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, R1 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर जो R2 है ना वो गुणा में इधर, तो इधर क्या होगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों पर जो जब स्क्वायर लगा हुआ तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर लगा सकते हैं। 9/10 और H2 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो गया, R1/R2 का होल स्क्वायर हो गया। समीकरण 1 से देखते हैं, हमारे पास H1/H2 इक्वल टू क्या है, R1/R2 है ना। तो समीकरण 1 से देखेंगे अगर, तो R1/R2 का जो मान हमारे पास क्या है, H1/H2 है, तो हम लोग यहाँ पर H1/H2 कर लेंगे, इसका स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 9/10 हो गया और यहाँ पर H2 हो गया। जो हमारे पास H1 का मान है ये बड़े वाले, ये 30 है, 30 रख लिए, बटे में क्या हो जाएगा, H2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 9/10 हो जाएगा, H2 हो जाएगा, 30 का स्क्वायर क्या होता है, 900 होता है, ठीक है। और बल्टे में H2 हो गया, 9 से कटाएंगे, 900 को 100 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो H2 और यहाँ पर क्या है, H2 का होल स्क्वायर है, तो दोनों गुणा कर लेंगे हम लोग, तो H2 का पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ पर जो 10 है ना, 10 में 100 से गुणा कर लेंगे, यहाँ पर 100 गुणे 10 हो जाएगा। हम लोग 100 को ऐसे तोड़ सकते हैं, यानी कि 10 गुणे 10, तो 10 गुणे 10 हो जाएगा, और पहले से एक 10 है, 10 का पावर 3 हो गया, यहाँ पर H2 का पावर 3 हो जाएगा। पावर दोनों बराबर मिल गया मुझे, तो H2 का जो मान आएगा वो 10 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास जो ऊंचाई है छोटे वाले शंकु का वो क्या मिल गया, 10 मिल गया। अब देखिए हमको बताना है कि आधार से कितनी ऊंचाई पर इसको काटा गया है, तो पूरा जो मान है ना वो 30 है ये ऊंचाई का, और यहाँ पर हमारे को क्या मिल गया, यानी कि 10 मिल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे में से इसको घटा लेंगे तो हमको पता चलेगा कि इसकी लंबाई क्या है। तो आधार से ऊंचाई बराबर क्या होगा, 30 - 10 यानी कि 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए थोड़ा बहुत आप ट्रायंगल पढ़े होंगे तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं पढ़े हैं तो उसको हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ओके फिर